Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes. Welcome to the platform of EduRise India. मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टीचर ऑर्गेनिक में कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट लेके आया हूं और आपको पहले फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सीखना होगा ऑर्गेनिक में, उसके बाद ही हम केमिकल रिएक्शंस को पढ़ सकते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है जिससे हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस को समझ पाएंगे। तो देखिए, कोई भी ऑर्गेनिक में रिएक्शन जो होता है, एनी रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन होगा, उसमें ना ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है और उसी का रिएक्शन हम लोग कराते हैं किसी से। तो देखिए, जनरल कंसेप्ट ये है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, उसको हम लोग कह देते हैं सबस्ट्रेट, जिससे रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं, ठीक है। और दूसरा जो रिएजेंट होता है, जैसे लिखा हुआ यहां अटैकिंग रिएजेंट। तो रिएजेंट जो होता है वो अटैकिंग पार्ट होता है। वो मिलके क्या बनाते हैं, इंटरमीडिएट बनाते हैं, और इंटरमीडिएट ही प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक पार्ट जो होगा इसमें वो सबस्ट्रेट होता है। सबस्ट्रेट में कौन आएगा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आएगा। और दूसरा पार्ट ऑर्गेनिक में होता है रिएजेंट होता है। सेकेंड पार्ट होता है रिएजेंट। और ये जो होता है ना, यही प्रोडक्ट प्लस बाई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। प्रोडक्ट प्लस बाई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, बाई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो आखिर ये फॉर्मेशन होती कैसे है, किस तरह से फॉर्मेशन होता है। तो देखिए, सबस्ट्रेट जो होता है ना, कोई भी सबस्ट्रेट जो होता है उसमें ना वो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन कर देते हैं। जैसे यहां लिखा हुआ इंटरमीडिएट, सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करते हैं। ये दोनों जो है रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है ना। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन कर देते हैं। और रिएक्शन इस इंटरमीडिएट में ही पार्शियल बॉन्ड बनना शुरू होता है, पार्शियल बॉन्ड बनना शुरू होता है। और यही पार्शियल बॉन्ड जो होता है, जब बना रहता है, इसको हम लोग कह देते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और देखिए, यही ट्रांजिशन स्टेट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो रिएक्शन आप समझ रहे हैं कि एक सबस्ट्रेट होगा, एक रिएजेंट होगा, ये दोनों रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बनाएंगे, फिर प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो बाय ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, बाय फिजन ऑफ बॉन्ड के फिजन के द्वारा होता है, ठीक है ना। तो एक एक पार्ट को हम आसानी से अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। जैसे हम लोग पढ़ेंगे रिएजेंट के बारे में, पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिएजेंट के बारे में। तो देखिए, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएजेंट दो ही तरह का होता है। ये जो टर्म है हमारा, ये दो ही तरह का होता है पूरे ऑर्गेनिक में। रिएजेंट जो है ये कैसा स्पेसीज होता है, अटैकिंग स्पेसीज होता है। ये होता है अटैकिंग स्पेसीज होता है, अटैकिंग स्पीसीज है ये, ठीक है ना। और ये सिर्फ दो तरह के होते हैं, वन इज इलेक्ट्रोफाइल एंड सेकेंड इज न्यूक्लियोफाइल। एक को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल और दूसरे को कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। और वही अटैकिंग रिएजेंट होते हैं। जैसे आप एज्यूम कर सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास एल्कीन मॉलिक्यूल है, आपने HCl से रिएक्शन कराया। तो HCl, ये बताइए, एक ऐसा रिएजेंट है जो पोलर रिएजेंट है। HCl ब्रेक करेगा इंटरमीडिएट में H+ में और Cl- में, इस तरह से ब्रेक करेगा। और याद रखिए कि जो एल्कीन होता है, एल्कीन भी क्या करता है, वो भी पार्शियल बॉन्ड उसका ब्रेक करता है, उसका पार्शियली बॉन्ड ब्रेक करता है, और वो भी कंप्लीटली एक इंटरमीडिएट में चेंज हो जाता है रिएजेंट के साथ जुड़ के, और फिर फर्दर रिएक्शन करता है, ठीक है। तो देखिए, एट फर्स्ट
वी हैव टू स्टडी रिएजेंट। रिएजेंट के बारे में स्टडी करना है। देखिए टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट कितने तरह के होते हैं यहां पे दिया हुआ है। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोफाइल एंड सेकेंड इज न्यूक्लियोफाइल। एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, एक न्यूक्लियोफाइल होता है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन लविंग। इसका मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन जो लविंग होगा उसी को हम लोग कह देंगे इलेक्ट्रोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल किसको कहेंगे? जो न्यूक्लियस लविंग होगा। न्यूक्लियस कैसा नेचर का होता है? पॉजिटिव नेचर का होता है। और पॉजिटिव लविंग तो ये हो जाएगा न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस लविंग, ठीक है ना। एक हो गया इलेक्ट्रॉन लविंग, दूसरा हो गया न्यूक्लियस लविंग। तो देखो ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई कोई इलेक्ट्रॉन लविंग कौन हो सकता है? विच मॉलिक्यूल इज इलेक्ट्रॉन लविंग? तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज होगा, वही इलेक्ट्रॉन लविंग होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज से क्या मतलब है? जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल हो। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज किसको कहेंगे? जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल हो, वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज हो गया। और न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग कौन होगा? पॉजिटिव लविंग कौन होगा? जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो। जिसके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो वो क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ठीक है ना। तो भाई अटैकिंग रिएजेंट को यही दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। यही दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखिए फर्स्ट है इलेक्ट्रोफाइल। तो देखिए इलेक्ट्रोफाइल में अ रिएजेंट दैट टेक्स अवे एन इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। अगर किसी के पास द रिएजेंट दैट टेक्स अवे एन इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कहीं लोन पेयर है, तो वहां पर वो जाएगा और उसके साथ जुड़ने का कोशिश करेगा। तो देयर आर पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रल स्पेसीज। इसमें पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज भी हो सकते हैं और न्यूट्रल स्पेसीज भी हो सकते हैं, विच आर डिफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो। और इसमें मेन बात यही रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है वो क्या करता है? कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? इट एक्सेप्ट लोन पेयर, वो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा। इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन लविंग तो कहते ही है। साथ में ये लैंग्वेज याद रखना है, इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पेसीज कहा जाता है इसको। इस लैंग्वेज पे ना एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था, एक बार क्वेश्चन है इस लैंग्वेज पे कि विच स्पेसीज इज इलेक्ट्रॉन सीकिंग। दैट मीन्स आपने क्या बताना है? इलेक्ट्रोफाइल कौन है, यही बताना है, ठीक है। देखिए बहुत सारा एग्जाम्पल है इसका, बहुत सारा एग्जाम्पल है। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जितना भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल होगा, क्योंकि सब पे वेकेंट ऑर्बिटल है। देखिए हाइड्रोजन प्लस, इसका मतलब क्या है? इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है। भाई एक ही इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन में, वो भी खाली है, यानी 1s इसका खाली हो गया, वेकेंट ऑर्बिटल आ गया। Cl प्लस वेकेंट ऑर्बिटल है। देखिए H3O प्लस में ये जो है एग्जाम्पल, ये सोचने वाला एग्जाम्पल है। और चलिए Cl प्लस वेकेंट ऑर्बिटल है, CH3 प्लस सब में वेकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है ना, वेकेंट ऑर्बिटल है। अब देखिए न्यूट्रल स्पेसीज में कौन होगा? AlCl3, BF3, SO3 और CO2। देखिए सबका सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। यहां पर देखिए एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 3 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का शेयर करेगा, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? मात्र 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ओनली 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसके पास क्या होगा? एक वेकेंट ऑर्बिटल होगा। ऐसी बोरॉन है, बोरॉन एल्यूमिनियम का फैमिली का है, बोरॉन के भी आउटर मोस्ट में 3 ही इलेक्ट्रॉन, और 3 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का क्या कर रहा है? वो फ्लोरीन का क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है। शेयर कर रहा है तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए? मात्र 6 हुए, पूरा 8 तो पूरा हुआ नहीं। ऐसी SO3, ये सब का सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। जिसका सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा वो CO2, ठीक है ना। इसका भी क्या है? सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, क्योंकि साइड एटम कैसा लगा हुआ है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा हुआ है,
वो भी मल्टीपल बॉन्ड के साथ। देखिए जितने भी फ्री रेडिकल्स होते हैं, ऑल फ्री रेडिकल्स आपको पता है होमोलिटिक फिजन से बनते हैं। जैसे मान लीजिए मीथेन है, आपने एनर्जी दिया, एनर्जी जब आपने दिया तो ये बॉन्ड देखिए कैसे ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड कैसे ब्रेक करेगा, ऐसे ब्रेक कर गया, होमोलिटिक फिजन हो गया। पहले ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का एक हाइड्रोजन का पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, अब क्या हो गया, ये ब्रेक हो गया। ये ब्रेक हो जाएगा तो देखिए क्या बन जाएगा, कार्बन ऐसे देखो ये सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, बट ये वाला तो अनपेयर्ड हो गया ना, तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ऑड बन के रह जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन के रह जाएगा, और साथ में H रेडिकल। तो इसी को हम लोग कह देते हैं मिथाइल फ्री रेडिकल। मिथाइल फ्री रेडिकल, ये सारे इलेक्ट्रॉन सीकिंग होते हैं। इलेक्ट्रॉन ये सीकिंग होगा, क्यों? क्योंकि चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन कहीं से आए और पेयरिंग हो जाए, कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन मिले और पेयरिंग हो जाए, ठीक है ना। तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन की तलाश में रहेगा, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा वहां पर जाके अटैक करेगा, ठीक है। देखिए Br2Cl2I2 हेलाइड्स, जैसे Br माइनस हुआ उसको कहेंगे हेलाइड्स, Br2 को कहेंगे हेलोजेंस, ठीक है ना। तो Br2Cl2 ये इलेक्ट्रोफाइल, वीक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं। ये सारे जो हैं, ये सब जो हैं, ये सारे जो होते हैं ये वीक इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, वीक इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, ठीक है ना, कमजोर इलेक्ट्रोफाइल होते हैं ये, ठीक है। देखिए ये भी क्या होता है ना, वेकेंट ऑर्बिटल है इनमें, वेकेंट ऑर्बिटल है, क्लोरीन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है ना, ब्रोमीन के साथ बहुत सारे इसके रिएक्शंस होंगे जिसमें ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। देखिए इस पे एक क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा मॉलिक्यूल है या कौन सा ऐसा इलेक्ट्रोफाइल है जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक बिहेव नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल does not have electrophilic behave। कौन सा ऐसा इलेक्ट्रोफाइल है जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक बिहेव नहीं है। तो देखिए हमने यहां घेरा हुआ है, H3O+ को हमने घेरा हुआ है, तो ये H3O+ है। देखिए इसका बॉन्ड बना लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज है, एक लोन पेयर है, अमोनियम। ये इलेक्ट्रोफाइल्स तो हैं, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, मगर इसके पास इलेक्ट्रोफिलिक बिहेव नहीं है। इलेक्ट्रोफिलिक बिहेव का मतलब होता है टेंडेंसी टू एक्सेप्ट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी भी होनी चाहिए। अब जैसे मान लो प्लस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग गया, माइनस के पास पहुंच गया, मगर माइनस से वो इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता है। क्यों नहीं ले सकता है? इसलिए कि जगह ही नहीं है इसमें। अब यहां पर देखिए ऑक्सीजन के बारे में सोचिए, H3O+ था ना, H3O+ था, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये स्पेसीज के बारे में सोचिए जरा। ये स्पेसीज जो है, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयर वाला, 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन नीचे, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के पास है ही। और ऑक्सीजन जो होता है सेकेंड पीरियड एलिमेंट है। सेकेंड पीरियड एलिमेंट में क्या होता है? सिर्फ S होता है और P होता है, 2S और 2P होता है, और टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है ही। अब जगह कहां है इसको रखने का? इलेक्ट्रॉन जगह ही नहीं है भाई। 2 ही ऑर्बिटल, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन रख ही सकता है वो सेकेंड शेल में। सेकेंड शेल में जानते हैं ना कि 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम, से ज्यादा नहीं हो सकता है। ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, तो प्लस है तो माइनस के पास तो चला जाएगा, मगर इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी नहीं रहेगी। अगर लेगा तो रखेगा कहां? ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये ऐसे स्पेसीज हैं जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक बिहेव नहीं है। नाइट्रोजन का भी देख लीजिए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा है, नाइट्रोजन भी सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, उसके पास भी जगह नहीं है अब कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके या इलेक्ट्रॉन को ले सके। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं जिसमें इलेक्ट्रोफाइल तो है बट इलेक्ट्रोफिलिक बिहेव नहीं है उसमें।
तो इतना कहने का मतलब ये है कि ये सारे इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, सब में वेकेंट ऑर्बिटल है, सो दे एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये सारे के सारे लिविस एसिड नहीं है, ये सारे के सारे लिविस एसिड हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो लिविस एसिड होते हैं, लुइस एसिड, वो सारे क्या होते हैं, लुइस एसिड होते हैं। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स आर लुइस एसिड। तो लुइस एसिड जो होते हैं एसिड, ये इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब जितने भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं सब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, और जहां भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे वो पहुंचेंगे इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, ठीक है। बात समझ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट रिएजेंट जो है न्यूक्लियोफाइल। पहले जो लैंग्वेज लिखा हुआ उसको पढ़ लेते हैं। का रिएजेंट दैट ब्रिंग्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। जो रिएजेंट लोन पेयर लाता हो, इलेक्ट्रॉन पेयर लाता हो, ठीक है ना, उसको न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं। न्यूक्लियस लविंग, व्हाट डू यू मीन न्यूक्लियस? न्यूक्लियस इज पॉजिटिव, और पॉजिटिव के पास हमेशा वही स्पेसीज जाता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो। तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज हो, यानी वो लुइस बेस हो, यानी वो क्या हो, लुइस बेस हो, ठीक है ना। जो लुइस बेस होता है उसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होता है, ठीक है ना। बेकार पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन रहता है जिसका यूज वो नहीं कर रहा है, ऐसे ही पड़ा हुआ है उसके पास, ठीक है। reagent contains an atom having unshared lone pair। लोन पेयर का मतलब वही इलेक्ट्रॉन होता है। लोन पेयर किसको कहते हैं? आउटर मोस्ट ऑर्बिट का ऐसा इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग ना लिया हो, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का वैसा इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लिया हो, ठीक है, तो उसको लोन पेयर कह देंगे। तो जिसकी स्पेसिस के पास लोन पेयर होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस होता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। और देखिए लैंग्वेज में क्या लिख रहा है कि न्यूक्लियोफाइल इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस एंड 6 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट, उसको लगाव कहां से होता है? जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहां पे वो पहुंच जाता है अपना लोन पेयर लेके कि ले जाओ भाई, लोन पेयर तुमको चाहिए तो ले जाओ, ठीक है। इसको हम लोग न्यूक्लियस सीकिंग भी कहते हैं, न्यूक्लियस लविंग और न्यूक्लियस सीकिंग, ठीक है ना। न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव सीकिंग। अकॉर्डिंग टू लिविस कॉन्सेप्ट of acid and base, acid and base, nucleophile behaves as Lewis base, ठीक है। अब देखिए इसके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे। नेगेटिवली चार्ज स्पेसिस, ठीक है ना। नेगेटिव चार्ज स्पेसिस क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज से उसको लगाव रहेगा। जिसपे नेगेटिव चार्ज है वो क्या, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस है। सेकेंड देखिए न्यूट्रल जो मॉलिक्यूल होंगे वो भी क्या करते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। जैसे अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, सब पे लोन पेयर है ना। टर्शियरी एमीन हो गया, ईथर्स हो गए, ठीक है ना, ईथर्स हो गए, टर्शियरी एमीन हो गया, मतलब कोई भी अमाइंस, RnH2 प्राइमरी अमाइन भी होगा, ऐसा नहीं है कि ये नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ एग्जांपल्स इसमें मिसिंग हैं, जैसे मल्टीपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल, जैसे ये एल्कीन हो गया, ठीक है। फिर अल्काइन देख लीजिए, ये सब इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज हैं। अल्काइन, ये सारे जो होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, ठीक है ना। क्यों इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं भाई? इसलिए इलेक्ट्रॉन रिच होंगे कि इनके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो कि लूज पैक्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? लूज पैकिंग वाला इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो लूज पैक्ड इलेक्ट्रॉन होगा ना, जो लूज पैक्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो पोलराइजेबल होता है, आसानी से डिस्प्लेस कर जाता है। जिधर प्लस देखेगा ना उधर ही चला जाएगा। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां से प्लस गुजर जाए तो लगेगा पाई इलेक्ट्रॉन जंप करके पकड़ने, उसको जंप करके पकड़ेगा, तो यानी कि पोलराइज कर जाएगा।
क्योंकि वीकली बॉन्डेड है ना, ये पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है ना, वीकली बॉन्डेड है, इसलिए तुरंत पोलराइज हो जाएगा। जिधर प्लस इधर से जाएगा पकड़ने चला जाएगा उसको, ठीक है ना। जैसे आप देखते हैं ना डॉगी को, यहां पे खाना रखते हो, जंप मारता है, ठीक है, उसी तरह से यहां भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पोलराइज होगा। जैसे ही प्लस को देखेगा पोलराइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे स्पेसिस इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस हैं, दैट इज वाई ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स में ये आएंगे। वैसे ही बेंजीन देख लो, बेंजीन में हम लोग कहते हैं ना हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ऐसे बेंजीन बनाते हैं। ये क्या इंडिकेट करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो ये बेंजीन हो गया। ये सारे जो हैं ये क्या हैं, न्यूक्लियोफाइल्स हैं, न्यूक्लियस लविंग है, पॉजिटिव लविंग है, सब इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज हैं। ये ना क्या करते हैं, जहां भी पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी तरफ उनका झुकाव बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये रिएजेंट्स हो गए। तो रिएजेंट्स में आप समझ रहे हैं कि दो तरह के रिएजेंट्स होते हैं, ठीक है ना, दो तरह के रिएजेंट्स होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा होता है न्यूक्लियोफाइल। एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज होगा, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज होगा। एक टर्म इसमें आता है जिसको हम लोग कहते हैं एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। ऐसा एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल ऐसा एक टर्म आएगा। किसको हम लोग कहते हैं, एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। विच मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, विच आयन इज कॉल्ड एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। देखिए इसका एग्जांपल हम लिखते हैं O डबल बॉन्ड NO माइनस, इसको आप क्या कहते हैं, नाइट्राइट, नाइट्राइट। तो देखिए ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसके पास दो साइट हो, इलेक्ट्रॉन रिच पार्ट का दो साइट हो। देखिए यहां पर साइट क्या है, ये इलेक्ट्रॉन रिच पार्ट है, इलेक्ट्रॉन रिच पार्ट है ये, और ये भी देखिए इलेक्ट्रॉन रिच पार्ट है, लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन रिच पार्ट। तो ये ना दो तरह से मॉलिक्यूल बनाता है, एक ऐसा बना सकता है, एक ऐसा मॉलिक्यूल बनाता है नाइट्रोएल्केन, नाइट्रोएल्केन, और एक बनाता है ऐसा ON, ऐसे RON डबल बॉन्ड O। तो आप देख रहे हैं यहां से भी बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है और नाइट्रोजन से भी, लोन पेयर से भी कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या देते हैं, अल्काइल नाइट्राइट, अल्काइल नाइट्राइट, नाइट्राइट, अल्काइल नाइट्राइट, ठीक है ना। तो देख रहे हैं दो साइट ऑफ, जिसके पास दो साइट ऑफ डोनेशन हो, मतलब दो साइट उसके पास है जहां से वो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, तो उसको कहते हैं एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल में और भी आते हैं, जैसे CN हो गया और NC हो गया। देखिए यहां भी दो साइट रहा ना, कार्बन से बॉन्ड बन सकता है, कार्बन नेगेटिव से बॉन्ड बन सकता है, नाइट्रोजन के लोन पेयर से भी बन सकता है। तो इसको हम लोग साइनो कह देते हैं और इसको हम लोग कह देते हैं आइसोसाइनो। ऐसा ही स्पेसीज होता है SCN और NCS, ये सब एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स हैं, दे ऑल आर एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। इसको क्या कहते हैं, थायोसाइनाइड, थायोसाइनाइड, इसको कह देंगे थायोसाइनाइड, और इसको क्या कह देते हैं, आइसोथायोसाइनाइड। तो दैट आर एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, जिसके पास दो साइट हो, ठीक है ना, दो साइट हो, इलेक्ट्रॉन रिच दो साइट हो, टू इलेक्ट्रॉन रिच साइट। इसमें क्या होगा, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल हैविंग टू इलेक्ट्रॉन रिच साइट, rich site by which it forms bond
जहां से ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा बात हुआ इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का। ठीक है ना। अब कोई भी मॉलिक्यूल देख के या कोई भी आप आयन को देख के बता सकते हैं कि कौन इलेक्ट्रोफाइल है और कौन न्यूक्लियोफाइल है। तो देखिए ऐसा तो है नहीं भाई कि रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल हो सकता है और वो सबस्ट्रेट पे उसको अटैक करना होता है, क्योंकि ये होते हैं अटैकिंग रिएजेंट, तो इनको सबस्ट्रेट पे अटैक करना है। तो सबस्ट्रेट पर भी कहीं ना कहीं तो चार्ज डेवलप होता होगा ना। सबस्ट्रेट पर भी क्या होता होगा, कहीं ना कहीं चार्ज डेवलप होता होगा। और जब चार्ज डेवलप होता होगा तभी ये इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल वहां पर जाके अटैक करते होंगे। अब भाई मान लो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है आपके पास, तो ऐसा तो है नहीं कि न्यूट्रल जगह पे जाके वो कहीं अटैक करेगा। भाई अगर इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है तो कहीं ना कहीं सबस्ट्रेट पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट डेवलप करता होगा, और जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट वहां डेवलप करता होगा तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज वहां पर जाके अटैक करता होगा। ऐसा ही होता होगा ना। ऐसा तो बिना वजह बिना मतलब है कोई कहीं अटैक करेगा ही नहीं, कुछ ना कुछ तो साइट डेवलप होता होगा सबस्ट्रेट पे। तो देखिए सबस्ट्रेट पे भी साइट डेवलप होता है, सबस्ट्रेट पर भी साइट डेवलप होता है। ठीक है, सबस्ट्रेट पर भी साइट डेवलप होता है। ठीक है, और वो होता है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। वो साइट कैसे डेवलप होगा, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देखिए सबस्ट्रेट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हम लोग पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हम लोग को क्या बताता है, तो चार्ज क्रिएटेड ओवर सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के ओवर क्रिएट होता है, सबस्ट्रेट बाय इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, बाय इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। then reagent attacks over substrate, तभी रिएजेंट क्या करेगा, सबस्ट्रेट पे जाके अटैक करेगा। ठीक है, तभी रिएजेंट सबस्ट्रेट पे जाके अटैक करेगा। और देखिए टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, कितने तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। देखिए टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कितने होते हैं, तो हम लोग पहला जो सबसे सिंपल पढ़ते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। सेकेंड पढ़ते हैं, सेकेंड जो होता है वो रेजोनेंस, रेजोनेंस और मेसोमेरिज्म, मेसोमेरिज्म, रेजोनेंस और मेसोमेरिज्म। और थर्ड होता है हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन, थर्ड है हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन। और फोर्थ होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये देखिए 4 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हैं जिसकी वजह से सबस्ट्रेट पे चार्ज का क्रिएशन होता है, या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेस, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट या इलेक्ट्रॉन रिच साइट का फॉर्मेशन होता है सबस्ट्रेट पे। तभी रिएजेंट अपना जाते हैं और जहां इलेक्ट्रॉन रिच स्पेस साइट हो या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट हो वहां पर जाके रिएजेंट अटैक करते हैं और इंटरमीडिएट्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है ना, और इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करते हैं, बाद में वही इंटरमीडिएट पार्शियल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और वो
प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से ना एक एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, एक एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट को। एट फर्स्ट इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। ठीक है ना, इंडक्टिव इफेक्ट। देखिए इंडक्टिव इफेक्ट किसको कहेंगे, तो पहले लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए, बाद में हम लोग कंसेप्ट को समझेंगे। कि भाई पहले तो ये समझ लीजिए कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ना वो एक परमानेंट इफेक्ट है। इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। ठीक है, और आपको पता है कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक में पढ़ने हैं आपको, उन सब फंक्शनल ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा होता है। ऑल फंक्शनल ग्रुप कंटेन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा होता है। और याद रखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जब भी जुड़ा रहेगा उसकी टेंडेंसी होती है वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ना उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का कोशिश करता है। तो देखिए इट इज अ परमानेंट इफेक्ट विच अराइजेज व्हेनेवर एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब यही हुआ इलेक्ट्रॉन खींचने वाली टेंडेंसी जो कि फंक्शनल ग्रुप में होती है। ठीक है, इज अटैच्ड टू द एंड ऑफ कार्बन चेन। कार्बन चेन के जो एंड में लगा होता है। टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस कंसिडर अ चेन ऑफ कार्बन एटम हैविंग क्लोरीन एटम एट वन एंड। ये एग्जांपल दिया हुआ है, हम इसको मान लेते हैं दिस वन इज फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप है और आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं ऑल हैव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑल हैव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और यहां कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले स्पेसिस के लिए बात की जा रही है। जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा हो यानी अल्काइल के रूप में हो वो, ठीक है ना, नॉर्मल अल्काइल के रूप में हो, मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है और यहां पर कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप का काम क्या है, वो यहां से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचना शुरू करेगा। क्लोरीन यहां का जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना वो खींचना शुरू करेगा। पहला वाला कार्बन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू करेगा। अब आप सोचिए कि जब वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये बेचारा C1 जो है कार्बन नंबर 1, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी इसके पास, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा ये। अब इसकी टेंडेंसी क्या होगी, ऐसा सोचो तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी। तो ये करेगा क्या ना, पड़ोस का जो कार्बन है उस पर ध्यान देगा, उसका ये वाला शेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखेगा, उसको थोड़ा सा अट्रैक्ट करना शुरू करेगा। भाई इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया तो वो थोड़ा सा अट्रैक्ट करना शुरू होगा। मान लो आप विद्यार्थी हो, स्टूडेंट हो, आपके पास आपका पैसा चोरी हो गया तो आप क्या करते हैं, किसी से उधार लेते हैं ना, कोई पड़ोसी होगा जो आपका अच्छा दोस्त होगा, उसे भाई थोड़ा सा पैसा दे दो, ऐसा करते हैं कि नहीं। तो इसके साथ भी यही हुआ, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लग गया है, वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपना खींचना शुरू कर दिया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी हो गई। अब ये पड़ोसी का इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा अट्रैक्ट कर लेगा कि चल भाई काम तो चलाना है ना, अभी भाई कुछ कर्ज हो गया, कुछ पार्शियल। देखिए हमेशा दिमाग में रख लीजिए कि कहीं भी चार्ज अगर क्रिएट होता है ना तो याद रखिए स्टेबिलिटी कम हो जाती है। चार्ज अगर क्रिएट होगा तो चार्ज कभी भी किसी मॉलिक्यूल के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है ना, उससे मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाता है। तो ये क्या करेगा, पड़ोस के इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा खींचना शुरू कर देगा तो थोड़ा सा बेचारे का चार्ज जो है वो कम हो जाएगा। फिर देखिए ये भी थोड़ा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, ये भी थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, तो ये भी क्या करेगा, पड़ोस के इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अट्रैक्ट करना शुरू करेगा। ठीक है, फिर ये भी थोड़ा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना शुरू करेगा। तो हम लोग बेसिकली ना 3 कार्बन तक ये इफेक्ट देखते हैं, ऐसा 3 कार्बन तक ही देखते हैं, क्योंकि यहां जाते जाते ना इफेक्ट बहुत ही कम हो जाता है। अब देखिए इस कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन, इसको क्या कहते हैं, बीटा कार्बन, इसको क्या कहते हैं, गामा कार्बन, और इसको क्या कहते हैं, डेल्टा कार्बन, ऐसे कहते हैं ना।
ये बोलने का तरीका है कि फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहेंगे, उसके बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहेंगे, उसके बगल वाले कार्बन को गामा कार्बन कहेंगे और उसके बगल वाले कार्बन को डेल्टा कार्बन कहेंगे। ये हमारा बोलने का यही तरीका होता है। ऐसे ही नोमेनक्लेचर करते हैं कार्बन्स का जो फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ना यहां पे कि सबसे ज्यादा पीड़ित कौन है इसमें, अल्फा कार्बन। बेचारा ये तो ओरिजिनल एटम है ना इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा खींचा हुआ है। अब ये जो पीड़ित है वो थोड़ा सा इसका इलेक्ट्रॉन जो है ना खींचा है, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन खींचा है, तो ये भी थोड़ा पीड़ित हो गया। फिर ये भी पड़ोस का इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा खींचा। कहने का मतलब ये इफेक्ट कम होता जा रहा है। तो हम इतना तो कह ही सकते हैं कि इसी फिनोमिनन को हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट कह देते हैं। यही फिनोमिनन हमारा क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, ये तो परमानेंट इफेक्ट हो गया कि भाई व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज अटैच्ड, व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज अटैच्ड, ठीक है ना, जो कि फंक्शनल ग्रुप में पाया जाता है, व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज अटैच्ड विद द अल्काइल ग्रुप, देन इट अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है, ये अपनी तरफ खींचने लगता है, जिससे इस कार्बन पर क्या हो जाएगा, पोलैरिटी डेवलप कर जाएगा। इस कार्बन पर पोलैरिटी डेवलप कर जाएगा। दिस फिनोमिनन इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखिए पोलैरिटी भी दिखा देते हैं। Cl माइनस जब इलेक्ट्रॉन खींचा तो डेल्टा माइनस। अब यहां पर जो है ये इसका इलेक्ट्रॉन इधर गया तो ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ये पड़ोसी का इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहां पे थोड़ा सा और पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं इफेक्ट कम हो गया। पार्शियल को जितना बार मल्टीप्लाई करोगे ना उतना ही और कम हो जाता है। देखते हो ना 10 to the power minus 4 into 10 to the power minus 4 is equal to 10 to the power minus 8, और कम हुआ ना। तो जब पार्शियल को मल्टीप्लाई करते हैं तो और छोटा होता चला जाता है। यहां पर पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, इफेक्ट एकदम कम हो गया। यानी ये इलेक्ट्रॉन खींचा, ये थोड़ा सा कम खींचा और ये और थोड़ा सा कम खींचा। मगर आप देखिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर जा रहा है, एरो देखिए, एरो कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना। और इसी फिनोमिनन को इंडक्टिव इफेक्ट कह दिया जाता है। तो आप देखिए एक आध बात जो है वो अपने दिमाग में नोटिस कर लीजिए। क्या क्या नोटिस करना है, एक तो इंडक्टिव इफेक्ट इसी फिनोमिनन को हम लोग कह रहे हैं, और इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट। तो एक लाइन तो आपके दिमाग में आ ही जाना चाहिए कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है, आई इफेक्ट इसको कहते हैं, आई इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। हो सकता है आगे थ्योरी में लिखा हो, बट समझते समझते लिखने में ज्यादा जो होता है ना, ज्यादा समझ में आता है। इंडक्टिव आई इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, ठीक है ना, डिस्टेंस डिपेंडेंट। मतलब देखो भाई क्लोरीन का अल्फा पे असर ज्यादा है, बट बीटा पे असर कम हो गया, गामा पे असर कम हो गया, डेल्टा पर तो एकदम नेग्लिजिबल होता है। तो इसीलिए हमने लिखा कि आई इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, ठीक है। अब देखिए यहीं पर इंडक्टिव इफेक्ट को दो पार्ट में हम लोग बांट देते हैं। कैसे बांट दिया, देखिए एक टेंडेंसी देखिए यहां पर, ये अल्काइल क्या कर रहा है, अल्काइल का काम क्या है, ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनर है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। और क्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा है। तो यहां पर जो है, यहां जो इफेक्ट है इसको हम लोग क्या कहेंगे, अल्काइल के लिए कहेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेशन इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेशन इफेक्ट इसको कह देंगे। और इसको क्या कह देंगे, फंक्शनल ग्रुप क्या काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट कह देंगे इसको, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है वो, तो ये कहेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट, इसको हम लोग कह देंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। एक हो गया इलेक्ट्रॉन डोनेशन इफेक्ट और एक हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। तो हम लोग ना अल्काइल का नाम ही दे देते हैं, इसको हम लोग कह देते हैं, जैसे ही अल्काइल सिंगल बॉन्ड वाला जो अल्काइल है उसके बारे में हम सीधा बोल देते हैं ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का डोनर है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन डोनर।
ठीक है ना, ये है इलेक्ट्रॉन डोनर। और ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप के बारे में एक ही बात हम कह देंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, विड्रॉ कर रहा है, उधर से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऐसे हम लोग नाम ही दे देंगे। और कंसेप्ट भी बनाना है तो ऐसे ही बनाना है आपको। अल्काइल क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है भाई, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। ऐसे ही आपको कॉन्सेप्ट भी बना लेना है, ठीक है ना, ऐसे ही कॉन्सेप्ट भी आपको बनाना है, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेशन इफेक्ट को ही हम लोग कहते हैं प्लस आई इफेक्ट। इसी का नाम होता है प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट जो होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इफेक्ट, उसको हम लोग कह देते हैं माइनस आई इफेक्ट। इसको क्या कह देंगे, माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। तो देख लीजिए हमने इंडक्टिव इफेक्ट को डिवाइड कर दिया दो टाइप्स में। कौन कौन सा इफेक्ट, एक प्लस आई इफेक्ट और दूसरा कौन सा कर दिया, माइनस आई इफेक्ट। तो इसमें कौन आ जाएगा, इसका एग्जाम्पल कौन आ जाएगा, अल्काइल आएंगे। इसका एग्जाम्पल जो होगा वो कौन होगा, अल्काइल। और इसका एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है जी, फंक्शनल ग्रुप। तो बस इतना बात याद रखना है, उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले थ्योरी पे। पूरा पढ़ाने के बाद आप जरा सोचिए कि आपको क्या पढ़ाया गया। आपको यही पढ़ाया गया है कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर अल्काइल के साथ जुड़ेगा तो अल्काइल की टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, जिसको हम कहेंगे प्लस आई इफेक्ट। और फंक्शनल ग्रुप की टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, जिसको हम कहेंगे माइनस आई इफेक्ट। इतना पढ़ाने का यही मतलब है, ठीक है। बिकॉज हमें पता है कि ऑल फंक्शनल ग्रुप हैव, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड इट हैज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरा बात आपके दिमाग में होना चाहिए कि इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। इंडक्टिव इफेक्ट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट क्वांटिटी, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट की ओर जाते हैं, उसके एग्जांपल्स पे। देखिए फर्स्ट दिया हुआ है माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट आप जानते हैं किसके लिए आता है, फंक्शनल ग्रुप के लिए आता है। देख लीजिए, इफ द सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड टू द एंड ऑफ द कार्बन चेन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। द इफेक्ट इज कॉल्ड माइनस आई इफेक्ट, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का जो इफेक्ट है वो माइनस आई इफेक्ट है। देखिए इसका ऑर्डर भी लिखा हुआ है, NR3 प्लस द स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई ग्रुप। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है ना, प्लस चार्ज है, सोचो कितना खतरनाक है, वो एकदम कार्बन का इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपनी तरफ, ठीक है। फिर देखिए NH3 प्लस, इसको एनिलीनियम भी कहते हैं, NH3 प्लस। फिर देखिए NO2 भी प्लस होता है, बट देखिए यहां डैश दिया हुआ है, यहां भी प्लस होता है, क्योंकि जब भी नाइट्रोजन कभी भी 4 बॉन्ड बना दे तो वहां पे प्लस चार्ज तो आ ही जाना है। कभी भी 4 बॉन्ड जहां देख लो नाइट्रोजन का, वो प्लस आना ही है, ठीक है। अब देखिए CN ग्रुप, फिर CF3, COH, CCl3, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OH, NH2, ये ऑर्डर में ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये किसका टेंडेंसी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने का है, विच हैज मोर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बट ये उतना याद नहीं रखना है, सोचोगे कि भाई टीचर इतना लिखवा दिया यार, याद कैसे करेंगे, तो इसको लर्न नहीं करना है। बस कुछ का याद रखना है कि ये जो होते हैं ना स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, ये सब जो होते हैं स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, इतना दिमाग में रखना है। अब जैसे CN और CF3 आ गया, इसके बाद आप दे सकते थे यहां पर एल्डिहाइड की टोन भी दे सकते हैं। एल्डिहाइड की टोन भी बहुत ही स्ट्रॉन्गर विड्रॉइंग ग्रुप होता है, एल्डिहाइड की टोन। फिर आप यहां से चले आएंगे,
ठीक है ना। ये भी स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो जो स्ट्रॉन्ग वाले हैं ना उनको याद रखना है, जो स्ट्रॉन्ग वाले हैं उनको याद रख लेना है बस, ठीक है, उसी से मतलब होता है ज्यादा। बाद बाकी इनका बिहेव जो होता है ना वेरिएबल होता है। वेरिएबल कहने का मतलब हम लोग आगे पढ़ेंगे रिजोनेंस, अनसैचुरेटेड सिस्टम। अभी तो हम लोग नॉर्मल पढ़ रहे हैं ना, नॉर्मल अल्काइल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑर्डर है। अब देखिए सेकेंड है प्लस आई इफेक्ट। द सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड टू द एंड ऑफ द कार्बन चेन इन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग द इफेक्ट कॉल्ड प्लस आई इफेक्ट। कहने का मतलब अल्काइल पार्ट, इतना लैंग्वेज का मतलब यही है कि जो अल्काइल जुड़ा रहता है ना फंक्शनल ग्रुप से, ठीक है ना, जो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा रहेगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का डोनर होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर देखिए एग्जांपल CH2 माइनस, ये सब ना स्ट्रॉन्गर डोनर होते हैं CH2 माइनस। मगर ये ना डोनर कब होते हैं, ये डोनर तभी होते हैं ना जब अनसैचुरेटेड सिस्टम से लगे होते हैं। मगर अभी ऑर्डर, चूंकि ये ऑर्डर लिखवा दिया गया, एग्जाम में पूछा भी जाता है, ऐसे कोई ऑर्डर दे दे कि भाई कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करता है, तो CH2 फिर O माइनस, ठीक है ना, O माइनस, ठीक है, O माइनस है। उसके बाद CO2 माइनस एक होता है, CO2 माइनस। तो ये जो ऑर्डर है इसके एग्जाम्पल आपको नहीं मिलने जा रहे हैं, ठीक है ना। आपको एग्जाम्पल कहां से मिलेंगे, देखिए 3 डिग्री अल्काइल है, ये 3 डिग्री अल्काइल, ये 2 डिग्री अल्काइल है, ये 1 डिग्री अल्काइल है, ठीक है ना, ये 1 डिग्री अल्काइल है, ये मिथाइल हो गया, मिथाइल है, ये ड्यूटेरियम हो गया। इसके बाद देखिए हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद ड्यूटेरियम ज्यादा स्ट्रॉन्गर डोनर होता है देन हाइड्रोजन, ठीक है। तो पहले हम लोग को इसमें देखना है कि ये प्लस आई इफेक्ट क्यों स्ट्रॉन्गर है। तो देखिए तो जरा, जैसे हमने ना 3 डिग्री अल्काइल ले लिया, इसको टर्शियरी ब्यूटाइल कहते हैं, इसको 3 डिग्री ब्यूटाइल कहते हैं, या इसके लिए नाम एक और देते हैं हम लोग, टर्ट ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल। ये 3 डिग्री अल्काइल है। अब आपको दे दिया जाए 2 डिग्री अल्काइल ऐसे, ठीक है ना, ऐसा दे दिया जाए, इसको हम लोग आइसोप्रोपाइल भी कहते हैं, आइसोप्रोपाइल, और सेकेंडरी प्रोपाइल भी कहते हैं, सेकेंडरी प्रोपाइल, ठीक है। उसी तरह से देखिए एक आपको दे दिया गया मिथाइल, मिथाइल दे दिया गया, इसमें ऑर्डर लिखा हुआ है कि ये सबसे स्ट्रॉन्गर प्लस डोनर है, इलेक्ट्रॉन डोनर, उसके बाद ये डोनर है, उसके बाद ये डोनर है। ऐसा क्यों बोला गया, तो देखिए हम लोगों को पता है कि प्लस आई इफेक्ट या इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं ना ऐसा कि भाई ऑर्डर ऑफ प्लस आई, ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा कार्बन सबसे ज्यादा, उसके बाद बीटा कार्बन, उसके बाद गामा कार्बन। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना। क्योंकि अभी तो पढ़ा था हमने कि अल्फा वाला कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हुए हैं, क्योंकि सबसे पीड़ित वही है। उसके बाद पीड़ित कौन है, बीटा है, उसके बाद पीड़ित है गामा है। तो अल्फा जो ज्यादा पीड़ित क्यों है, क्योंकि जस्ट उसके बगल से फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं और वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच लिए, ठीक है ना, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को वो खींच लिए अपनी तरफ। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नियरर टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो उसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा चला गया है उसकी तरफ। हाँ, पूरी तरफ से नहीं गया है, पूरी तरफ से ज्यादा तो माइनस अलग निकल जाता है ना। पूरी तरह से कोई किसी का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले तो वो माइनस के रूप में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुआ है अल्फा का सबसे ज्यादा हुआ है, और अल्फा थोड़ा सा खींचा तो बगल वाले बीटा का थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसके बाद बीटा कार्बन थोड़ा सा खींचा और थोड़ा सा गामा का डिस्प्लेस हुआ। तो हम ऐसे कह सकते हैं ना कि पोलैरिटी सबसे ज्यादा कहां पर है, पार्शियल पॉजिटिव कहां पर डेवलप हुआ, अल्फा कार्बन पे सबसे ज्यादा हुआ डेवलप, उसके बाद बीटा पर हुआ, उसके बाद गामा पर हुआ।
ऐसा तो कह सकते हैं हम लोग। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो अल्फा कार्बन ना सबसे स्ट्रॉन्गर डोनर होता है। जब डोनेशन का भावना देखा जाए, भाई इलेक्ट्रॉन डोनेशन का भावना देखा जाए, तो अल्फा कार्बन सबसे स्ट्रॉन्गर डोनर हो जाएगा, उसके बाद बीटा कार्बन डोनर हो जाएगा, तब गामा कार्बन होगा। अब इसी से आप देखिए, इसी कंसेप्ट को अप्लाई कीजिए। ये मान लीजिए अल्फा कार्बन है और ये 3 क्या है, बीटा कार्बन है। तो 3 बीटा कार्बन करके यहाँ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है। यहां पर देखिए बीटा कार्बन कितने हैं, 2 है ना, एक अल्फा सब में है, ऐसे डोनेट किया जा रहा है इलेक्ट्रॉन। अब इसमें देखिए एक अल्फा कार्बन है। आप खुद से बताइए कि भाई इलेक्ट्रॉन डोनेशन किसका ज्यादा हो रहा है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। आपको इसमें खुद ही बताना है कि विच वन डोनेट्स इलेक्ट्रॉन मोर। तो देखिए यहां 3 बीटा कार्बन और एक अल्फा कार्बन मिलकर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनर बन गया है। तो यहां पर सबसे ज्यादा डोनेशन होगा ना। यहां पर 2 बीटा कार्बन और एक अल्फा कार्बन मिलकर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। और यहां पर देखिए सिर्फ एक अल्फा कार्बन जो है वो डोनेट कर रहा है। तो आप खुद से बताइए कि इलेक्ट्रॉन डोनेशन का क्षमता किसका ज्यादा होगा। अगर मान लीजिए, अगर ऐसा भी मान लीजिए आप कि अल्फा कार्बन जो है ना 2 कूलम्ब चार्ज डोनेट कर रहा है, 2 कूलम्ब, और बीटा कार्बन जो है ना 1 कूलम्ब चार्ज डोनेट कर रहा है, उससे कम डोनेट करेगा। तो देखिए तो 2 और 3 बीटा कार्बन मिलके कितना हो गया, 5 कूलम्ब इलेक्ट्रिसिटी, मतलब 5 कूलम्ब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। यहां पर देखिए तो कितना हो जाएगा, 1 2 और 1 4 कूलम्ब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। और यहां पर कितना करेगा, भाई अल्फा तो 2 ही माना था ना, 2 ही कूलम्ब डोनेट करेगा। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं इस चीज को। तो सबसे स्ट्रॉन्गर डोनर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, उसके बाद कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, उसके बाद कौन हो जाएगा। तो इसीलिए ऑर्डर ऊपर में दिया हुआ है, +i का ऑर्डर दिया हुआ है ये, ठीक है ना। इनका केस जरा अलग है, इनका केस अलग है, इनकी बात अभी नहीं करेंगे, जब कॉन्जुगेशन में जाएंगे तब इनकी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes.